हाँ जी, हम लोगों ने इससे पहले क्या कर लिया, हमने डिसीजन कंस्ट्रक्ट चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट्स हम कवर कर चुके हुए हैं। आज हमने करनी है नेस्टेड इफ और इफ एल्स का एक दफा मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दूं कि वो किस तरह का था जी। इफ एल्स स्टेटमेंट की हमने इफ का क्या किया था कि हमने कोई कंडीशन लगानी हो, अगर कि कुछ कंडीशन की बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स को अगर एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करते थे, इफ लगाते थे, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होती थी, जो भी आपने कंडीशन लिखनी थी, जो भी कंडीशन होनी थी, सही है, आगे कर लो। हाँ, उसके बाद फिर आप नीचे अगर सिंगल स्टेटमेंट थी तो वो ऐसे ही सिंगल स्टेटमेंट लिख देते थे, अगर सिंगल नहीं थी, कुछ ब्लॉक ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स थी तो आप एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक बना देते थे, कैसे, कर्ली ब्रैकेट्स डाल, ठीक है, इस तरह से किया था हमने काम, ऊपर नीचे कर्ली ब्रैकेट्स डाल के एक ब्लॉक बना लिया। अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती थी, अगर ये स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये एग्जीक्यूट नहीं होती थी, ठीक है। फिर अब ये हमारे पास इसके पास इसमें कोई ऑल्टरनेट पाथ नहीं था, ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगी जब कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम कोई भी ऑल्टरनेट पाथ नहीं था, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो उसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन हमें एल्स ने दिया, इफ एल्स ने, इफ वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है और इसके आगे एक एल्स का पार्ट शामिल कर, एल्स लिख के ELSE, याद रहे ये लोअर केस में होगा, स्मॉल लेटर्स में होगा, अपर केस आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ऐसे ही लिख दे, अगर सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, एक ब्लॉक है, तो आप उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दे, ये एल्स का स्ट्रक्चर हो गया, यही काम किया है ना आपने। अब इसी ये मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। अब एक और इसमें पॉइंट ऐड कर लें, नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ क्या कहती है, इफ के अंदर एक और इफ लगा दे, इफ के अंदर कहीं पे भी नई इफ लगा दे, वो कैसे लगाएंगे आप, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक इफ कंडीशन है या इफ एल्स है, आप इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे एक नई इफ ऐड कर दें, इफ कंडीशन और उसके आगे जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, एल्स भी लगाना है, बेशक एल्स भी लगा दें, या यहाँ पे कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे भी कहीं ऐड कर सकते हैं, जहां मर्जी ऐड कर दें, इफ के अंदर एक और इफ लगा दी। अब याद रहे ये जो आप लोगों की ये इफ है ना, ये जो बाहर वाली इफ है ये है आउटर इफ, इसको आउटर इफ स्टेटमेंट बोलेंगे, और ये जो दूसरी है जो इसके अंदर कहीं पे आ रही है, इसके अंदर कहीं पे एक और इफ लगा दिया, उसको इनर इफ बोलेंगे, ये वाली जो है ये इनर इफ है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्लाइड्स पे, इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जी। नेस्टेड इफ को एक दफा देख लेते हैं। नेस्टेड इफ क्या होती है, एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। आउटर इफ का मैंने आपको बता दिया कि जो बाहर वाली स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट जिसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट हो वो आउटर कहलाएगी, और इनर जो है जो इनसाइड द आउटर इफ स्टेटमेंट जो इफ स्टेटमेंट होगी वो इनर इफ स्टेटमेंट कहलाएगी, ठीक है। ये बहरहाल आपको नाम से पता चल रहा है आउटर और इनर का, ठीक है। ये इसमें मल्टीपल कंडीशंस को अगर चेक करना हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेस्टिंग कैन बी अप टू एनी लेवल, आप किसी भी लेवल पे जाके इफ कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे एक स्ट्रक्चर है, एक इफ के अंदर एक और इफ लगा दी, आप यहाँ पे एक और इफ लगा दें, उसके अंदर एक और इफ लगा दें, उसके अंदर एक और इफ लगा दें, जितनी मर्जी इफ कंडीशंस के अंदर इफ लगाते जाए, नेस्टिंग किसी भी हद तक की जा सकती है, इसको नेस्टिंग बोलते हैं, यानी कि एक के अंदर एक और चीज को इम्बेड कर देना। अच्छा, इससे लेकिन क्या होगा, आपकी कॉम्प्लिसिटी इंक्रीज कर जाएगी, लॉजिक प्रोग्राम की कॉम्प्लिसिटी कॉम्प्लिसिटी का लफ्ज निकला है कॉम्प्लिकेशन से, यानी कि प्रोग्राम आपका मजीद पेचीदा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाता है ये फ्लो चार्ट, इसको एक दफा देख लें। इसका फ्लो कैसे होगा, प्रोग्राम कैसे रन होगा कि कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो एक और कंडीशन चेक होगी, अगर वो भी ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर पहली कंडीशन यानी आउटर इफ की ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इनर इफ चलेगी ही नहीं, ये इग्नोर हो जाएगी, और आउटर इफ में जो एल्स पार्ट है यानी कि ये ब्लॉक 3 ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जो कंट्रोल है वो चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देखिए, ये मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम क्या है, इसको एक दफा गौर से पहले पढ़ लें। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स, पता चल गया 3 नंबर्स को इनपुट करना है।
अच्छा, अब आप ये प्रोग्राम देख लें, ये हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। इसके बाद मेन लगा लें, मेन फंक्शन लगा लिया। अगर आप इधर वॉइड पहले लगा लेते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते तो वार्निंग आएगी, एरर कोई नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने डेलीमीटर्स लगा लिए जो मेन फंक्शन के हैं। फिर आपने 3 वेरिएबल्स लेने थे, आपने 3 वेरिएबल फ्लोट टाइप के ले लिए, एक्स वाई जी, आप इंटीजर के भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपने ये कहा है 3 नंबर्स इनपुट करने हैं, आपने 3 नंबर्स इनपुट कर लिए। ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें 3 नंबर इनपुट हो रहे हैं, ठीक है। हम एक ही स्कैनएफ में 3 नंबर्स को इनपुट कर लेते थे, इसमें 3 स्टेटमेंट्स 3 स्कैनएफ में नंबर इनपुट किया, एक्स वाई और जी, ठीक है। अब ये अगली लॉजिक में आपको समझाती हूँ जिसके अंदर एक्चुअल काम हो रहा है। क्या हो रहा है इन स्टेटमेंट्स में कि लार्जेस्ट नंबर को डिस्प्ले करना है यूजिंग नेस्टेड इफ, और उसके एंड में जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपने स्टोर करवा लिया था, ये मैक्स वेरिएबल में स्टोर करा लिया और इसको प्रिंट करा देंगे और गेट ch। अब ये वाला पार्ट मैं आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे, इसका क्या वर्किंग है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको इसके प्रोग्राम की लॉजिक एक दफा करवा देती हूँ, ये प्रोग्राम में क्या काम कर रहे थे। प्रोग्राम क्या है, 3 नंबर लेने हैं, हमने 3 नंबर लिए, इसमें x में, y में और z में 3 वेरिएबल्स लिए, और आपने इन तीनों को इनपुट करा लिया। वो जो 3 स्टेटमेंट थी, 6 थी बल्कि, 3 प्रिंटफ की, 3 स्कैनएफ की, आपने उसके लिए इनपुट करा दिया। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है कि इनमें से फाइंड आउट करना है कौन सा मैक्सिमम नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। आपने एक x के नाम से भी वेरिएबल ले लिया, इसको किस डाटा टाइप का रखा, फ्लोट डाटा टाइप का, ठीक है, हो गया। अब आपने प्रिंटफ और स्कैनएफ को आपने स्टेटमेंट जो है ना वो सारी लगा के इनपुट करा लेना है, x में, y में, z में। ये मैं आप लोगों को लगा दी नहीं मैं, ये आप लोग जैसे स्लाइड में से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि अब वो लॉजिक जिसके जरिए हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, इस कंडीशन ऐसे लगेगी। पहले इफ चेक किया, इन 2 नंबर्स को चेक करें, x और y को चेक कर लेते हैं। अच्छा देखें, अगर आपने x और y को चेक किया, ठीक है, इनमें से कौन सा बड़ा है, फॉर एग्जांपल x बड़ा निकला, तो अब आप इसको चेक करेंगे, x बड़ा है, आपने x और y में से चेक किया, x बड़ा है। अब आप चेक करेंगे x और z को, कहीं z x से बड़ा तो नहीं। अगर z बड़ा होगा तो इसका मतलब है z y से भी बड़ा है, क्योंकि x ऑलरेडी y से बड़ा है। ये देखिए, ये ना थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करने की चीज है, ये थोड़ा सा अपने दिमाग को ना इसमें जरा क्लियर करें। 3 नंबर हैं, आप हाइट कर लें, फॉर एग्जांपल मैंने 3 लड़कियों को खड़ा कर लिया, A B C, ठीक है, मैंने 3 लड़कियों को खड़ा कर लिया। मैंने चेक करना है इन तीनों में से किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, मैं पहले A और B को चेक कर लेती हूँ। मैंने इन 3 में से A और B को चेक किया, फॉर एग्जांपल A बड़ा था, मैंने B को साइड पे कर दिया, A बड़ा है। अब मैं A और C को चेक कर लेती हूँ कि A बड़ा है या C बड़ा है। जो बड़ा होगा वो ऑब्वियसली तीनों में बड़ा होगा, ठीक है। ये एक छोटी सी लॉजिक है। अब अगर हम इसको इस कंडीशन में देखें, यानी मैंने x और y है, इसको चेक कर लेती हूँ, जो भी बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल x अगर बड़ा है, इफ x इज ग्रेटर देन y, x यानी कि बड़ा है, तो फिर किसको चेक करना है, x इज ग्रेटर देन z। अगर x इज ग्रेटर देन z होगा, इसका मतलब है x बड़ा है, अदरवाइज z बड़ा है। अच्छा, अगर ये कंडीशन इधर ही फॉल्स हो जाती है, x इज नॉट ग्रेटर देन y, यानी y बड़ा है, y सबसे बड़ा है, फिर हम y और z को चेक करेंगे, क्या y इज ग्रेटर देन z। अगर yes ट्रू हो जाता है तो क्या होगा कि क्या बड़ा है, y बड़ा है, फिर अदरवाइज z बड़ा है। अच्छा, इसको मैं जरा इफ कंडीशन में लगाती हूँ, ये आपने भी इसको जरा पॉइंट्स में किया ना, इसकी कंडीशन लगाते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तो हमने क्या करना है, अगर x y से बड़ा है क्या करना है, अब हम x तो बड़ा हो गया है, ठीक है, यानी y को बिल्कुल ही साइड पे निकाल दो, y अलग कर दो। अब हम x और z को चेक करेंगे, तो फिर हम यानी कि इफ दोबारा लगाएंगे, नेस्टेड इफ करते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन z, अगर ये भी ट्रू हो जाता है, x वाकई z से भी बड़ा है, इसका मतलब है कि x सबसे बड़ा है। x को मैक्सिमम वेरिएबल के अंदर पुट करवा दो, मैक्सिमम इज इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा, अगर x बड़ा नहीं है z से, इसका एल्स पार्ट लिखा, एल्स पार्ट में क्या होगा, अगर x बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली z बड़ा होगा, तो यानी कि max इज इक्वल टू z, हो गया। ये इफ पार्ट हो गया। अगर इन केस ये चलेगा उस सूरत में जब ये ट्रू होगा, यानी ट्रू होगा, x वाकई बड़ा होगा, तो फिर x और z को चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो जाता है, यानी इसका एल्स पार्ट आ जाता है,
इसका एल्स पार्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर फॉल्स हो जाता है यानी कि x ग्रेटर देन y नहीं है, यानी कि y बड़ा है, तो फिर हम किसको चेक करेंगे? x को साइड में निकाल दो, y को चेक करो। किससे? z से। y को चेक किया, इफ y इज ग्रेटर देन z, अगर ट्रू हो जाता है इसका मतलब है y सबसे बड़ा है, तो max इज इक्वल टू y। सिंगल स्टेटमेंट इसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाई। एल्स अगर y नहीं बड़ा, z बड़ा है, तो फिर max इज इक्वल टू z और एंड हो गया। इस सारी स्टेटमेंट के एंड में ना ये जो आप चलेगी, पहले ये वाली चलेगी फिर ये वाली चलेगी, जो मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली मैक्स के अंदर आ जाएगी, मैक्स वेरिएबल के अंदर। इसके एंड में आप मैक्स वेरिएबल को प्रिंट करवा दें, ठीक है? मैक्स वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट वैल्यू होगी। सही है, ये था हमारा प्रोग्राम, ठीक है? ये हमारा प्रोग्राम था, ये इसकी लॉजिक थी। अब आप गौर करें, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई थी, लेकिन चूंकि ये सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है, आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाए आप। द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ विद सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। ये क्या कहती है कि नेस्टिंग कैन बी अप टू एनी लेवल, ठीक है? किसी भी हद तक नेस्टिंग की जा सकती है, इसमें मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स भी आ सकती है। अच्छा, ये ना एग्जांपल के जरिए करते हैं। ये एग्जांपल देखिए, अगर आप एक नंबर लिया, नंबर वेरिएबल में डाल दिया, फिर आपने चेक किया आया वो नंबर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है नंबर पॉजिटिव है। फिर इफ लगाई, इफ नंबर इज लेस देन 0 नंबर इज नेगेटिव। इफ दोबारा लगाई, इफ नंबर इज इक्वल टू 0 तो नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये एक प्रोग्राम है। अब ये इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, रन करें। कैसे रन होगा? पहले scanf होगा, printf होगा, एंटर एनी नंबर। फिर scanf का जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी कोई नंबर एंटर करो। फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर कर दिया 7, ठीक है? अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, चेक कर रहा है क्या 7 इज ग्रेटर देन 0, यस ट्रू हो गई, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नंबर इज पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अगली देखें, ये भी फिर अगले पे कंट्रोल अगले स्टेटमेंट पे आ गया, चेक करेगा क्या 7 इज लेस देन 0, नहीं है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर अगले पे आ गया कंट्रोल, इफ क्या 7 इज इक्वल टू 0, नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब आप गौर करें, जो ये वाली स्टेटमेंट्स हैं ये बेतुकी रन नहीं हुई, इनको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर हमें रिजल्ट मिल चुकी है, हमारा नंबर पॉजिटिव है, बस प्रोग्राम हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आके हमें मिल चुका है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स डाल दी गई हैं? लेकिन इन केस अगर यूजर -12 इनपुट कर देता है, -12, पहले ये वाली एग्जीक्यूट होगी, इफ -12 इज ग्रेटर देन 0, नो, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, इफ -12 इज लेस देन 0, यस, ये स्टेटमेंट printf एग्जीक्यूट हो जाएगी और मैसेज प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नेगेटिव। फिर दोबारा इफ आएगा, इफ नंबर इज इक्वल टू 0, नो, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। अब इस केस में ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये एक्स्ट्रा है, हमें रिजल्ट हमारा इधर तक के मिल चुका है, हमारे लिए इतना प्रोग्राम काफी था। अच्छा, बहरहाल बात करने की ये है कि जो ये इस तरह से एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है सीपीयू को, प्रोसेसर को। जाहिर है जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है प्रोसेसर करता है ना, कुछ प्रोसेसिंग करता है, तो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम ना हो, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी हमने 3 पढ़ चुके हैं, हमने इफ पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा और नेस्टेड इफ पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर में मिलेगा, ठीक है? ये अब अस्सलाम वालेकुम, हम लोगों ने अब तक जो है क्या पढ़ी हैं डिसीजन कंस्ट्रक्ट में। हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, उसके बाद नेस्टेड इफ की, और फिर एक हमने नेस्टेड इफ के बाद मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स आ जाएं तो उसका ड्रॉबैक देखा, और उसके बारे में बताया कि उसका सोल्यूशन क्या है कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लिया जाए। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या है? ये होती है मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, और इनको नेस्टेड इफ एल्स भी बोलते हैं। नेस्टेड इफ की एक किस्म है ये, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ नेस्टेड इफ में और इफ एल्स इफ में क्या फर्क है। इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। मल्टीपल ब्लॉक्स में से सिर्फ एक वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसकी जो कंडीशन
जब जिसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बाकी सब ब्लॉक्स इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस एंड मल्टीपल ब्लॉक्स आर ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवन इफ या व्हेन एनी कंडीशन गिवन कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जिसकी कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट होगा, जिस बाकी सारे इग्नोर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ नेस्टेड इफ में और इफ एल्स इफ में क्या फर्क है। हाँ जी, आपने इफ एल्स कैसे की थी कि आपने इफ लगाई, आगे कंडीशन लिखी और उसके बाद आपने ये इफ का ब्लॉक आ गया। ठीक है, इसके बाद एल्स लगाई और उसके आगे आपने एल्स का ब्लॉक दे दिया। एल्स की कंडीशन नहीं होती, मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जब आपने नेस्टेड इफ की बात की तो आपने कहा एक इसी तरह की और इफ स्टेटमेंट, इधर मैं लगा देती हूँ इफ कंडीशन, ठीक है, ये ट्रू वाला ब्लॉक और एल्स और आगे फॉल्स वाला ब्लॉक। ठीक है, ये आपने लगा दिया। आपने कहा था कि नेस्टेड इफ हो तो इस ब्लॉक को यानी इफ इस वाले स्ट्रक्चर को आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, चाहे इफ के अंदर कहीं ऐड कर लें, चाहे एल्स के अंदर कहीं ऐड कर लें। तो ये जो बाहर वाली इफ एल्स होगी ये आउटर लूप होगा, आउटर इफ होगी, और जो अंदर वाली होगी वो इनर इफ होगी। अब हम बात करते हैं इफ एल्स इफ की। इफ एल्स इफ क्या कहता है कि इसी तरह इफ कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, आप एल्स के आगे एक और इफ लगा दें, एल्स के आगे इफ फिर कंडीशन और फिर ये इफ का जो है ना ब्लॉक आ जाएगा, फिर इस इफ का एल्स आएगा, एल्स फिर इसका जो है आप यहाँ चाहे इसके आगे एक और इफ लगा दें, यानी इफ एल्स इफ आप जितनी मर्जी इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ जितनी मर्जी दफा आप इसको जितना मर्जी आप इसको जो है ना इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इसके तरफ फ्लो चार्ट की तरफ। जी, अब आप ये देखें, अगर इसका यहाँ पे इफ कंडीशन ब्लॉक 1, एल्स इफ कंडीशन ब्लॉक 2, एल्स इफ कंडीशन, ये जितनी मर्जी दफा आप एल्स इफ लगा के एंड में एल्स अगर लगेगा तो वो एल्स आखिरी एल्स जो है उसके साथ इफ नहीं लगेगा। ठीक है, लगा भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छी अप्रोच होती है कि ना लगाया जाए। नेक्स्ट आ जाता है इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अगर आप इसका देखें तो प्रोग्राम कैसे शुरू होता है, कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स है तो अगली कंडीशन चेक होती है, वो ट्रू है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होता है और प्रोग्राम एंड हो जाता है, अदरवाइज अगली कंडीशन चेक होती है। इस तरह कंडीशंस पे कंडीशंस चेक होती चली जाती हैं जब तक के ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, सॉरी जो ब्लॉक एग्जीक्यूट चाहिए, जो ब्लॉक चाहिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता और प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। ठीक है, अगर सारी फॉल्स हो जाती है तो लास्ट वाला ब्लॉक है, लास्ट एल्स वाला पार्ट है, वो एग्जीक्यूट होगा और जो इफ वाला स्ट्रक्चर है उससे प्रोग्राम बाहर निकल आएगा। अब एक ये प्रोग्राम कर लेते हैं, प्रोग्राम की स्टेटमेंट जरा गौर से करें, गौर से पढ़ें जरा। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स इनपुट करने हैं, यानी आपने इनपुट पता लग गया कि मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स करने हैं, ठीक है, मार्क्स चेंज करने हैं। फिर आपने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज, ठीक है, आउट ऑफ 1100, यानी 1100 मार्क्स में से उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने इन रूल्स को फॉलो करते हुए ग्रेडिंग करनी है। अगर तो परसेंटेज मोर देन और इक्वल टू 80 हुई तो ए प्लस ग्रेड, अगर 70 और 80 के दरमियान में हुई तो ए ग्रेड, अगर 60 और 70 के दरमियान में हुई तो बी ग्रेड एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका जरा मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, इसका कोड पे आ जाते हैं। हाँ जी, आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या थी, सबसे पहले कहा था राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी मार्क्स आपने इनपुट करने। अच्छा, मैं ऊपर वो जो हेडर फाइल है ना हैश इंक्लूड stdio.h और वो जो दूसरी हेडर फाइल थी conio.h, वो मैं इंक्लूड नहीं कर रही, वो आप खुद करिएगा। ठीक है, ये दो हेडर फाइल होगी, मैंने लाइन्स की जगह पे लगा दिया। इसके बाद आपने मेन फंक्शन लिखना है, मैं लिख देती हूँ void मेन और ब्रैकेट डाल दी और मैं मेन फंक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, पहला काम आप CLR SCR लिख रहे हैं, जो भी लिखना चाह रहे हैं। इसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स इनपुट करने हैं, यानी मार्क्स का कोई वेरिएबल होगा जिसमें मार्क्स होंगे, मैं वेरिएबल बना लेती हूँ। अच्छा, वो वेरिएबल किस टाइप का रखें हम, फ्लोट डाटा टाइप का रखें या इंटीजर? किसी के मार्क्स ऐसा भी तो हो सकता है ना 67.5, चलो फ्लोट का रख लेते हैं, फ्लोट डाटा टाइप, ताकि पॉइंट वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करें।
फ्लोट के बाद मार्क्स का क्या है, मार्क्स का मार्क्स वेरिएबल कॉमा परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मैं PER पर के नाम से वेरिएबल ले लेती हूँ, बस ये तो। और ग्रेड, ग्रेड हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, ये करते हैं। अब इनपुट करें मार्क्स को, इनपुट से पहले आप स्कैनर से पहले प्रिंटफ डाल दें, जिसके अंदर लिखिए एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, ये हो गया। अब आप इधर स्कैनर लिख के मार्क्स वेरिएबल में इनपुट ले लें %f क्यों लगाया, क्योंकि मार्क्स वेरिएबल फ्लोट डाटा टाइप का है। %f कॉमा एम्परसेंड साइन एड्रेस ऑपरेटर और मार्क्स के अंदर जाए ना जो भी वैल्यू इनपुट करें, ठीक है। अब आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है ना। अच्छा, अब आप बताएं ऑब्टेन मार्क्स क्या है। ऑब्टेन मार्क्स में मार्क्स का वेरिएबल आ जाता है, टोटल मार्क्स उन्होंने बता दिया कि 1100 है, मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला लिखें और इसका रिजल्ट किसमें शो करें, ये हमने परसेंटेज का जो वेरिएबल दिया हुआ है इसके अंदर है। PER पर इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि मार्क्स का वेरिएबल। अब ऑब्टेन नहीं लिखना, आपने वो वेरिएबल लिखना है जिसके अंदर आप मार्क्स को सेव करवा रहे हैं। मार्क्स वेरिएबल डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन ये वाला डालना है, ऐसे लाइन नहीं डाल देनी, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि आप C++ में प्रोग्राम लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई की जगह स्टेरिक डालना है, स्टेरिक 100 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज कैलकुलेट होके PER में आ जाएगी। अब आपने परसेंटेज चेक करनी है, जिसके अकॉर्डिंग आपने ग्रेडिंग करनी है, ठीक है। ग्रेडिंग का हम यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ क्राइटेरिया कि ग्रेडिंग करनी कैसे है, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। चलिए, ग्रेडिंग का क्या क्राइटेरिया था कि अगर मोर देन 80 है, परसेंटेज इज अगर ग्रेटर देन 80 है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर ले तो A+ ग्रेड है, ठीक है। अगर 70 से 80 के दरमियान है तो A ग्रेड है, ठीक है। अगर 60 से 70 के दरमियान है तो B ग्रेड है, अगर 50 से 60 के दरमियान है तो C ग्रेड है, अगर 40 से 50 के दरमियान है तो D ग्रेड है, सही है। अगर 33 से 40 के दरमियान है तो क्या है, E ग्रेड है, और अगर लेस देन 33 है, लेस देन, तो फिर F ग्रेड है, यानी फेल है, ठीक है। ये ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग हमने कोड लिखना है। हाँ जी, कोड कैसे लिखेंगे हम, ये ना आपने क्वेश्चन वर्ड से करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। अब आप कैसे लिखेंगे, इफ, अब कंडीशन लिखना शुरू करते हैं। इफ कंडीशन क्या है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो क्या करें, प्रिंट एफ कि ग्रेड A+ है, A+, ठीक है, ग्रेड इज इक्वल टू A+ या A+। एल्स अगर 80 नहीं है तो फिर, एल्स का मतलब है कि अगर ग्रेटर देन 80 नहीं है लेकिन 70 और 80 के दरमियान है, यानी लेस देन 80 होगा, तो लिखेंगे इफ परसेंटेज इज लेस देन 70, नहीं लेस देन, एल्स तो हो गया लेस देन 80, अब हम देख रहे हैं ग्रेटर देन 70 हो, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो प्रिंट एफ कर दे A, यानी ग्रेड A है, ठीक है। समझ आ रही है बात की, देखें अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो A+ है, एल्स यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 80 नहीं है यानी कम है, एल्स, लेकिन अगर इफ ग्रेटर देन 70 है तो फिर A है, एल्स इफ अगर ग्रेटर देन 60 है तो B है, एल्स इफ अगर ग्रेटर देन 50 है तो C है, इस तरह से चलेगा ये सारा। अच्छा, मैं आगे आ जाती हूँ यहीं पे, इसका अब एल्स में कर लिखिए, एल्स इफ, हाँ ये A वाला हो गया, अगले पे आ जाए, यानी कि ग्रेटर देन 70 नहीं है, यानी लेस देन 70 है लेकिन ग्रेटर देन 60 है, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो क्या करे, प्रिंट एफ कर दे, ग्रेड कौन सा है ये, अब B, सही है। फिर एल्स इफ, हाँ अगर ग्रेटर देन 60 नहीं है, यानी लेस देन 60 है लेकिन ग्रेटर देन 50, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो प्रिंट एफ क्या करे, C, फिर एल्स, फिर इफ,
अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, ग्रेटर देन 50 नहीं है, यानी लेस देन 50 है लेकिन ग्रेटर देन 40, तो परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो क्या करे, प्रिंट एफ डी, ठीक है। फिर एल्स इफ अच्छा ग्रेटर देन 40 नहीं है, लेस देन 40 है लेकिन ग्रेटर देन 33, तो फिर परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो प्रिंट एफ क्या करे, ई। अच्छा देखिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ आगे प्रिंट एफ लिखी जा रही हूँ, क्योंकि इस इफ के अंदर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट आ रही है, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं डाली। अच्छा फिर आगे देखिए, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 33 नहीं है, यानी लेस देन इक्वल टू 33 है, तो एल्स पार्ट में सिर्फ आप लिख दें एल्स, अब इफ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे अब मजीद कंडीशन नहीं है, तो एल्स प्रिंट एफ एफ ग्रेड होगा, ठीक है। और इसके बाद एंड में आप गेट सी एच लगाएं और प्रोग्राम एंड कर दें, ये प्रोग्राम आपका एंड हो गया, ठीक है। ये प्रोग्राम था सारा इफ एल्स का। एक और प्रोग्राम कर लेते हैं जी। अब ये दूसरा प्रोग्राम है, अगर आप इसको गौर करें, ये कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर, यानी एक नंबर इनपुट करना है, ठीक है, एंड फाइंड्स वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। याद करें ये सेम ऐसा प्रोग्राम हमने नेस्टेड इफ के बाद किया था। हमने उसका कौन सी स्टेटमेंट यूज की थी, हमने मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स इन अ सीक्वेंस यूज की थी, है ना, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स यूज की थी ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा है इफ एल्स इफ के जरिए गए। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि कोई स्टेटमेंट दी होती है और स्टेटमेंट में अगर मेंशन है कि फलान लूप या फलान स्टेटमेंट के साथ करें, तो आपने उसी के साथ करना है, आप रिस्ट्रिक्ट है उसके साथ करने पे। लेकिन अगर आपको कोई नहीं बताई जाती, आपको बस स्टेटमेंट दे दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यही स्टेटमेंट है, अगर आपको ये स्टेटमेंट दी जाती है और आपको ये वाला पार्ट यानी यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर नहीं दिया जाता, तो आप आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको इफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लगा के कर लें, चाहे इफ एल्स इफ लगा के कर लें, फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। बहरहाल आप लोगों ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट गौर से पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जी। चलिए अब उस प्रोग्राम को हम कर लेते हैं कि अगर नंबर लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव है, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव है, अगर नंबर इक्वल टू 0 है तो वो नंबर 0 है, ठीक है। ये प्रोग्राम करना है, ये ऊपर हेडर फाइल्स दोनों लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आगे प्रोग्राम लिख रही हूँ void main, और ऐसे नंबर पहले इनपुट कर लें यूजर से। मैंने CLR SCR का फंक्शन लिखा क्लियर स्क्रीन करने के लिए, इसके बाद इनपुट किया नंबर, कौन सा इंटीजर, कौन सा नंबर है, n नंबर ले लेते हैं, n वेरिएबल में नंबर आ जाएगा। अब इसको इनपुट करा लें, printf नंबर क्या है, एंटर एनी नंबर, scanf इनपुट करा लें %d $साइन n, इनपुट हो गया। अच्छा अब हमने क्या लिखना है कि इसका चेक करना है कि आया नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव है, लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव है, इक्वल टू 0 होगा तो 0 है। इसको चेक करने इफ एल्स लगा के इफ कंडीशन क्या लिखें, n इज ग्रेटर देन 0, तो क्या करें, प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव, एल्स दोबारा इफ लगा दें, इफ n इज लेस देन 0 तो क्या करे, प्रिंट एफ नंबर इज नेगेटिव, फिर एल्स लगा दें, एल्स अगर नंबर ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, लेस देन 0 भी नहीं है, तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो आगे इफ बेशक लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाह रहे हैं लगा दें, इफ n इज इक्वल टू 0 तो प्रिंट एफ क्या करते, नंबर इज 0, एंड में गेट ch और आपका प्रोग्राम एंड कर दें, ठीक है। ये था इस चीज का प्रोग्राम। अब एक और नेक्स्ट प्रोग्राम है, वो क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं उसकी, सही है। अच्छा अब ये देखें, अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर को इनपुट करना है, कोई TMP टेम्परेचर के नाम से वेरिएबल होगा, सही है, उसमें आपने टेम्परेचर इनपुट करना है।
अच्छा, ये अगर आप इधर देखें, इन्होंने TEMP टेम्परेचर के नाम से एक वेरिएबल लिया, उसको इनपुट किया, ये इनपुट की दो स्टेटमेंट्स आ गई, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आ गया। अगला पार्ट कहता है एंड डिस्प्ले मैसेज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग डाटा। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 है तो हॉट डे है, अगर बिटवीन 25 एंड 35 है तो प्लेजेंट डे है, अगर लेस देन 25 है तो कूल डे है। अगर आप इसका प्रोग्राम भी देखें यहाँ पे, हाँ ये देखें, अगर आप इसका प्रोग्राम भी देखें, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 35 तो हॉट डे है, ठीक है, प्रिंट कर दिया हॉट डे। एल्स इफ अगर 25 टेम्परेचर इज अगर टेम्परेचर 35 से ज्यादा नहीं है तो एल्स का मतलब है कि कम होगा, लेकिन 25 से बड़ा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 तो प्लेजेंट डे है। एल्स आगे इधर आप कंडीशन डालें, इफ या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मतलब यही है कि ग्रेटर देन 25 नहीं है तो लेस देन 25 होगा, ठीक है। तो इसका इसमें फिर प्रिंट कर दें कूल डे, ठीक है। ये प्रोग्राम भी हो गया। अब इसके जो आपकी बुक में प्रोग्राम्स हैं, इनके अलावा और कई प्रोग्राम्स हैं, आपने उनको सॉल्व करके करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट आ जाता है इफ एल्स इफ का एक और ऑल्टरनेट तरीका है। इफ एल्स इफ में आपने देखा ना कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, कितनी कॉम्प्लिकेशंस थी, कितनी ज्यादा इफ एल्स लगा लगा के इंसान एक टाइम पे खुद भी कई दफा कंफ्यूज हो जाता है कि ये मैं किस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उसका एक आसान तरीका, जी हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, बहुत ज्यादा जितनी ज्यादा कंडीशंस आ रही थी उतनी ज्यादा वो इफ एल्स इफ को बढ़ाते जाए, उतना ज्यादा बढ़ती, जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती जाएंगी, ठीक है ना। जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी उतना ज्यादा कोड कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो उसका एक सोल्यूशन है, वो है स्विच स्टेटमेंट। वो क्या है? स्विच स्टेटमेंट ऑल्टरनेट है इफ एल्स इफ का। जो इफ एल्स इफ काम करती है सेम वही काम स्विच करती है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, स्विच स्टेटमेंट थोड़ा सा इजी है, उसको अंडरस्टैंड करना इजी है, उसको यूज करना इजी है। इसमें मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, यूज्ड व्हेन मल्टीपल चॉइसेस आर गिवन। जैसे आप लोगों ने पिछला कोड किया था जिसके अंदर क्या था कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो तो ए प्लस ग्रेड, अगर 70 टू 80 हो तो ए ग्रेड, अगर 60 टू 70 हो तो बी ग्रेड। ये ग्रेडिंग सिस्टम जो थी, मल्टीपल इसमें चॉइसेस थी ना, मल्टीपल चीजें थी ना, तो हमने उसको इफ एल्स इफ से किया। लेकिन इसको हम अगर स्विच स्टेटमेंट से करें तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए लिखना भी, प्रोग्रामर के लिए लिखना भी, और किसी और जो है किसी और बंदे के लिए उसको समझना भी। अच्छा, जिसमें एक चॉइस सिलेक्ट होती है, ठीक है, उसमें भी ऐसी था ना, एक कंडीशन सिलेक्ट होती थी, जो कंडीशन ट्रू हो जाती थी सिर्फ वही वाली स्टेटमेंट उसकी एग्जीक्यूट होती थी, बाकी सारी इग्नोर हो जाती थी। स्विच स्टेटमेंट में भी ऐसा ही है। इसको ज्यादातर मेन्यू सिलेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। कंटेन्स ओनली वन एक्सप्रेशन एट इट्स बिगिनिंग। इसमें कंडीशन नहीं होती, इसमें एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। याद रहे, कंडीशन और एक्सप्रेशन दो अलग चीजें हैं। इसमें एक्सप्रेशन होगी, वैसे कंडीशन भी एक्सप्रेशन से ही बनके मिलती है। अच्छा, इसमें मल्टीपल केसेस होंगे इसकी बॉडी में, और हर केस की कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी। अब जैसे इसका ये स्ट्रक्चर देखें, ये स्विच है, ये कीवर्ड है, ये लाजमी इसी तरह लिखना है। उसके बाद एक्सप्रेशन लिखनी है ब्रैकेट के अंदर, और इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देना है। फिर आपने हर केस लिखना है, केस आगे जो भी लेबल होगा वो लेबल लिख देना, और उसकी कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाएगी, और एंड में ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको एक दफा बताती हूँ जी। इफ एल्स इफ कैसे है, आप पहले इफ एल्स को देख लें। इफ एल्स इफ कैसे थी, इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन आती थी कोई ना कोई, ठीक है, उसके बाद उसकी जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो आ जाती थी, उसके बाद एल्स, उसके बाद दोबारा इफ लग जाती थी, और ब्रैकेट के अंदर इफ के साथ कंडीशन, और फिर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, फिर एल्स। अब आगे मर्जी है, जितनी मर्जी दफा इफ लगाना चाहे इफ लगा लें, एल्स लगाना चाहे तो यहीं पे एल्स का पार्ट लिख के इसको बंद कर दें। इफ एल्स इफ का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था कि इसके अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अगर सिंगल स्टेटमेंट आना चाहे सिंगल भी आ सकती है। अगर स्विच स्टेटमेंट को देखें तो वो कैसे काम करती है, स्विच, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई एक्सप्रेशन आना, कोई ना कोई एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसके इन ब्रैकेट्स के, ये कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में आएगी जो भी स्विच स्टेटमेंट के अंदर केसेस होंगे। फिर आपने केसेस लिखने हैं। सबसे पहले आता है केस, जो भी होगा 1 A B C, जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपको लगता है कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे, केस आगे वो लिख के, और कॉलन, और कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। अगला केस लेबल, और फिर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। और एंड में क्या होगा, एट द एंड ऑफ द केसेस एक डिफॉल्ट होगा,
सही है, डिफॉल्ट केस होगा जिसको हम डिफॉल्ट ही लिखेंगे, DEFAULT, और उसके आगे कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर इनमें से कोई किसी केस का लेबल मैच नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल ये 0 लेबल था, ये 1 था, और आपका जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट है उसका ना आंसर 0 आया है ना 1 आया है, तो क्या होगा कि अगर कोई भी केस का लेबल मैच नहीं करेगा तो वो डिफॉल्ट वाला ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट की सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन कर देगा। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज ऐड आ जाती है। एक और चीज ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट कहां लगेगी? हर केस की जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है उसके एंड में आपने एक ब्रेक का लफ्ज लिखना है, ब्रेक, BREAK, ब्रेक, और आगे सेमीकोलन, हर एक के आगे, इसके आगे भी ब्रेक, आखिर के आगे लिखने की जरूरत नहीं होती। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक करेगा जहां पे भी ब्रेक की स्टेटमेंट आ जाएगी वहां पे कंट्रोल, जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल आएगा, इस स्विच स्टेटमेंट की बाहर की जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेगा। जहां पे ब्रेक आ गया ये यहां पे कंट्रोल आ जाएगा, ये सारी स्टेटमेंट्स इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप कोई केस 0 मैच कर गया, ठीक है, तो क्या करेगा कि केस 0 की जितनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करेगा, एंड में ब्रेक लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो केस 1 को भी एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा, अगले केस को भी एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा, और एट द एंड डिफॉल्ट को भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। हमने तो एट अ टाइम एक सिंगल केस रन करवाना है ना, एक सिंगल केस को एग्जीक्यूट कराना है, तो एक केस जैसे ही कंप्लीट होता है उसके एंड में ब्रेक लगा दे, जरूरी है वरना लॉजिकल एरर है ये। ब्रेक लगाने से क्या होगा कि कंट्रोल उस स्विच स्टेटमेंट के बाहर निकल आएगा। सही है। चलिए अब वापस हम स्लाइड पे जाते हैं और उसके बाद एक कोड करते हैं ताकि आपको इसको ये मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखें, अब आगे चलते हैं। ये ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? यूज टू एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्विच स्ट्रक्चर। स्विच का जो स्ट्रक्चर है उससे जो है बाहर निकल आती है, एग्जिट कर जाता है कंट्रोल। अच्छा, ये स्विच स्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल होती है, इसको आप लूप में भी यूज कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लूप स्ट्रक्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नॉर्मली इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स इन ईच केस। हर केस के आखिर में, आखिरी स्टेटमेंट हर केस की ब्रेक स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इफ ऑल ब्रेक स्टेटमेंट्स आर ओमिटेड, अगर सारी ब्रेक स्टेटमेंट्स आप हटा दें तो क्या होगा, जो बाकी केसेस हैं वो भी साथ में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, चाहे उनका केस मैच करे चाहे ना करे। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई तो उस ब्रेक के बाद आने वाली जितनी स्टेटमेंट्स होंगी जिस भी केस की हो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसको रोकने के लिए आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है ताकि आप उस केस, एक केस एग्जीक्यूट हो गया है तो उस केस से बाहर निकल आए। इसका अगर आप फ्लो चार्ट देखें तो पहले केस 1 होगा, अगर वो ट्रू हो जाता है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इधर ब्रेक स्टेटमेंट लगी हुई है तो क्या होगा कि एग्जीक्यूट होने के बाद फौरन उस स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल आएगा कंट्रोल। अगर वो केस फॉल्स हो जाता है तो अगला केस चेक करेगा, अगर वो उस केस का लेबल मैच कर जाता है तो उस केस का ब्लॉक या उस केस की सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और अगर इधर ब्रेक स्टेटमेंट आखिर में, इस ब्लॉक के आखिर में लगी हुई है तो कंट्रोल बाहर निकल के स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरह सारे केसेस एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अगर कोई केस मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट केस जो है, डिफॉल्ट उसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट आ जाता है स्विच स्ट्रक्चर और इफ एल्स स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। स्विच स्ट्रक्चर इज इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, जैसे आप पहले बात हुई, जबकि इफ एल्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यूज करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको अंडरस्टैंड करना। वजह क्या है? क्योंकि इफ एल्स में जितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे, जितनी नंबर ऑफ कंडीशंस बढ़ती जाएंगी, उतना लेंथी कोड होता जाएगा, उतना उसको समझना मुश्किल होता जाएगा। अच्छा, स्विच स्ट्रक्चर में एक सिंगल एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, जो कि एक सिंगल इंटीजर वैल्यू या सिंगल कैरेक्टर रिटर्न करती है। सही है, वो जो हम स्विच और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना, वो सिंगल एक्सप्रेशन होती है। जबकि इफ एल्स में मल्टीपल एक्सप्रेशंस आएंगी, हर इफ के साथ एक कंडीशन आएगी, हर इफ के साथ कंडीशन आएगी, और ईच रिटर्न्स अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ठीक है, इसमें ट्रू और फॉल्स की सूरत में उसका रिजल्ट आएगा उस कंडीशन का, जबकि स्विच स्टेटमेंट की एक्सप्रेशन में कुछ सिंगल इंटीजर वैल्यू या सिंगल कैरेक्टर आ सकता है। अच्छा, स्विच स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड फॉर ओनली सिंपल मेन्यू सिलेक्शन। सिंपल मेन्यू के लिए यूज हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें सिंपल मेन्यू नहीं बल्कि कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल चॉइसेस हैं, कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू है, तो फिर आपको इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, स्विच स्ट्रक्चर फास्ट होता है बिकॉज कंप्यूटर इवैल्यूएट्स ओनली वन एक्सप्रेशन।
जबकि नेस्टेड इफ एल्स स्लो होता है बिकॉज कंप्यूटर इवेलुएट्स मोर देन वन एक्सप्रेशन। हर इफ के साथ एक कंडीशन है, तो हर इफ के साथ कंडीशन को जब एग्जीक्यूट करेगा तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक, ये प्रोग्राम देख लेते हैं, दोनों प्रोग्राम्स। पहले एक प्रोग्राम को देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट गौर से पढ़े। स्टेटमेंट में ही आपका प्रोग्राम का आंसर होता है। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स एन इंटीजर, एक इनपुट कराना है आपने कोई इंटीजर, ठीक है, एंड टेस्ट, और टेस्ट करना है वेदर इट इज ऑड और इवन, क्या वो ऑड है या इवन है। ठीक है, इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं जी। अब आपका प्रोग्राम ये है, इसको कर लेते हैं। प्रोग्राम कहता है कि एक नंबर इंटीजर नंबर इनपुट करो, ठीक है, यानी कि आपने कोई नंबर इंटीजर नंबर इनपुट करना है। कर लेते हैं। पहले आपने ये हेडर फाइल दोनों लिख लें जो भी है, ठीक है, मैं लिख नहीं रही, हैश इंक्लूड stdio.h और on.io.h। उसके बाद void main, आपने मेन फंक्शन स्टार्ट किया क्योंकि सारा कोड मेन के अंदर आएगा। अब आप clr scr लगा देते हैं, चले पहले ही क्लियर स्क्रीन करते हैं। अब आपने एक इंटीजर वैल्यू लेनी है, इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है, यानी कि कोई आप पहले डिक्लेरेशन कराएंगे उस वेरिएबल की जिसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल वो वेरिएबल n है, हमने int n डिक्लेयर करा दिया वेरिएबल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपने इसको इनपुट कराना है, इनपुट करा लें printf enter any number और scanf। scanf में क्या है, %d डालेंगे क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसको इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफाई %d होता है, $n यानी कि ये एड्रेस ऑपरेटर, और n वेरिएबल में जो भी इनपुट करेगा वैल्यू वो आ जाएगी। अब हमें चेक करना है कि आया वो वैल्यू इवन है या ऑड है। इवन और ऑड चेक करने के लिए क्या करते थे आप, फॉर एग्जांपल n वेरिएबल है, चेक करना है इवन है या ऑड है, आप क्या करते थे कि उसको परसेंटेज अरिथमेटिक ऑपरेटर जो मॉड ऑपरेटर है उसके साथ %2 चेक करते थे। अगर तो आंसर 0 आए इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर 2 पे डिविजिबल है, तो आपका आंसर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है नंबर इवन है। अगर आंसर 1 आ जाए यानी पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब है नंबर ऑड है। ये बात याद आ गई पिछली की थी। अच्छा, अब हम इसको स्विच स्टेटमेंट के जरिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, मैं लिखती हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, ये आगे से यहाँ से आ गया स्विच ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर आपने एक्सप्रेशन लिखनी है। अब याद रहे आपने वो कंडीशन नहीं लिखनी, आप इफ एल्स में कैसे कंडीशन लिखते थे, इफ n mod 2 is equal to 0 तो लिख देते थे कि ये इवन है। अब ये काम नहीं करना, अब आपने एक्सप्रेशन लिखनी है। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, n mod 2 बस, ठीक है, ये लिख ली। अब स्विच स्टेटमेंट को खोलें और बंद कर दें एक जगह पे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब केसेस डिफाइन करें। पहला केस क्या है, केस अगर n mod 2 0 हो जाता है, पहला केस ये है, n mod 2 0 हो जाता है। दूसरा केस है n mod 2 1 हो जाता है। दो केसेस है आपके पास। n mod 2 केस 0, आगे कॉलन डाल दिया तो क्या करें, तो प्रिंट कर दे कि नंबर इवन है। प्रिंट करा लें printf नंबर इज इवन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा केस खत्म हो गया है। अब हम अगले केस में जाने लगे हैं। खत्म हो गया है तो उसके बाद आपने लाजमी इस केस के एंड में ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है। ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें BREAK ब्रेक, ठीक है। अब केस 1 पे आ जाए, यानी कि ऑड नंबर वाले केस पे, केस 1 कॉलन। अब इसका आप प्रिंट कर दें कि ये ऑड नंबर है, तो लिख देंगे हम printf नंबर इज ऑड, ठीक है। ये printf की स्टेटमेंट होगी। यहाँ पे केस खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, आंसर आखिर में केस एंड होने पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे, ये ब्रेक लगा दिया। और यहाँ पे हमारा अब देखिए इसका डिफॉल्ट केस बनता है, आप नोट करें n mod 2 किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करें, या आंसर 0 आएगा या डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर, या रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। इसके अलावा कोई और आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं आ सकता। तो इसलिए इसमें डिफॉल्ट केस की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप स्विच स्टेटमेंट की, ये जो मैंने नीचे लगा दिया इसको मैं ऊपर कर रही हूँ, स्विच स्टेटमेंट की ब्रैकेट लग गई और स्विच स्टेटमेंट एंड हो गई। अब इसके बाद आप स्विच के बाद की स्टेटमेंट जो भी लिखना चाहे, गेट ch लिखना चाहे गेट ch लिख दें,
और इसके बाद एंड में आपकी स्विच स्टेटमेंट पूरा का पूरा कोड खत्म हो गया। अब ये मेन का ये जो आपने लगाया था ना, मेन की जो डेलीमीटर था कि यहाँ पे एंड भी करना है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ये इससे कर्ली ब्रैकेट, इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई और इसके साथ आपका ये कोड कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस कोड को हमने कितने तरीकों से कर लिया है। हमने स्विच स्टेटमेंट से भी किया है, फिर नंबर इवन है या ऑड है, हमने इसको इफ एल्स से भी किया है, सही है, हमने इसको इफ से भी किया है। तो बहर आपको अगर पेपर में आ जाता है और मेंशन होता है कि फलाना कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ करें तो आपको उसी के साथ करना है। अगर आ जाता है कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ करें तो आपको उसी के साथ करना है। लेकिन अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप इसको जिस मर्जी स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम की एक दफा स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर इस प्रोग्राम पे आते हैं जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है, नेक्स्ट आपके पास प्रोग्राम है कि राइट क्या है ये, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर एंड चेक। एक कैरेक्टर इनपुट करे, यानी आपने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा के उसमें कैरेक्टर इनपुट कराना है और चेक करना है कि आया वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। हाँ जी जी, वो आपने पहले एक कैरेक्टर इनपुट करवाना है। कैरेक्टर क्या है, फॉर एग्जांपल ये पहले आपका, पहले तो ये हेडर फाइल लग गई दोनों, ठीक है, फिर आ गया वॉइड मेन और ब्रैकेट के अंदर दोनों ब्रैकेट्स आ गए। इसके बाद आपने शुरू करना है CLR STR डाल दिया। अब आपने इनपुट कराना है कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल ले लें CHAR, और वेरिएबल कौन सा ले, कुछ भी ले लें, N ले लें, M ले लें, CH ले लें, चलो CH ले लेते हैं, कुछ भी ले लें। कैरेक्टर इनपुट करा लिया, ये भी डिक्लेयर कराया। अब इनपुट करवाएंगे, प्रिंटफ पहले लगा लें, प्रिंटफ एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, इसके बाद स्कैनफ, स्कैनफ में याद रहे चूंकि आपका परसेंटेज सॉरी आपका वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगेगा, %c, ठीक है, कॉमा एम्परसेंड CH, कैरेक्टर इनपुट करा दिया। ये हमने %c क्यों लगाया है, क्योंकि आपने CH वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करानी है और CH वेरिएबल आपका कैरेक्टर डाटा टाइप का। ठीक है, अब आपने स्विच स्टेटमेंट, पहले तो आप बताएं वॉवल वर्ड होते क्या है। वॉवल वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे बचपन में अपने, क्या A-E-I-O-U, या स्मॉल a, स्मॉल e, स्मॉल i, स्मॉल o, स्मॉल u, ये सारे क्या है वॉवल वर्ड्स। इनके अलावा और जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हमने इसका एक प्रोग्राम बनाना है, वो प्रोग्राम हमने वेरिएबल इनपुट करा दिया है। अब चेक करना है कि वो वॉवल है जो भी आपने इनपुट कराया कैरेक्टर, या फिर वो कॉन्सोनेंट है। कोड लिखिए, स्विच स्टेटमेंट लिखिए, स्विच। अब एक्सप्रेशन क्या लिखना है, एक्सप्रेशन देना है आप, उसके अंदर वो वेरिएबल दे दे। वेरिएबल क्या है, CH वेरिएबल दे दिया, ब्रैकेट। अब केसेस लिखना शुरू करें। अब ये स्विच की ब्रैकेट ओपन हो रही है, याद रखें, ठीक है। अच्छा, केसेस क्या है, पहला केस है केस A। अच्छा, A को ना इस तरह सिंगल कोट्स में लिखना है। अगला केस क्या है, केस E, केस I, सारे केसेस इकट्ठे लिख दे। अब चूंकि इसके अंदर ये सारे वॉवल्स हैं, अगर इनमें से कोई भी केस मैच कर जाएगा तो एक ही दफा हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे। ब्रेक लगाने की, हर केस के बाद ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। I केस O, केस U, ठीक है। अब U के बाद अगले स्मॉल ABC वाले केसेस भी लिख दें। ठीक है, मैं यहां से लिख रही हूँ, केस A स्मॉल a, केस स्मॉल E, केस स्मॉल I, केस स्मॉल O और केस स्मॉल u। क्योंकि जो यूजर है वो कोई भी अपर केस में भी इनपुट कर सकता है, लोअर केस में भी, और आपको पता है कि C लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए दोनों को हैंडल करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी केस मैच कर जाता है तो क्या करें, प्रिंट कर दे कि कैरेक्टर इज अ वॉवल। प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ कैरेक्टर इज वॉवल, या वॉवल 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 वर्ड लिख देते हैं, वॉवल कैरेक्टर, वॉवल कैरेक्टर। ठीक है, इसके आगे मैंने ये बंद कर दिया।
अब इस प्रिंट के बाद ब्रेक लगाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अब हम अगला केस कॉन्सोनेंट वाला डिस्कस करने लगे हैं। अगर हमने ब्रेक ना लगाया तो वो कॉन्सोनेंट वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। यहाँ पे ब्रेक लगा दें, ब्रेक, ठीक है। अच्छा, अब अगला पार्ट क्या था, वोवेल तो हो गए ये वाले सारे कैरेक्टर्स। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब उसको कैसे हैंडल करें, कौन सा केस इस्तेमाल करें? अब क्या हम ए बी सी डी सारे कैरेक्टर्स के लिए केसेस बनाएं? नहीं, एक ऑप्शन हमें और भी तो मिल गई है ना, डिफॉल्ट की, तो हम डिफॉल्ट लिख देते हैं। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, डिफॉल्ट में कॉन्सोनेंट को हैंडल कर लेते हैं। डिफॉल्ट कहता है कि अगर इनमें से कोई भी केस ना मैच किया तो डिफॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी मैच ना किया तो इसका मतलब है कि वो वर्ड कॉन्सोनेंट कैरेक्टर होगा, तो हम इसको डिफॉल्ट में हैंडल कर लेते हैं। क्या लिखेंगे इधर, प्रिंटफ, क्या लिखे, कॉन्सोनेंट कैरेक्टर, ठीक है, कि सेमीकोलन डाल दिया, सही है। अब इधर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद वैसे ही स्विच स्टेटमेंट खत्म हो रही है। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट का ये जो इधर हमने ओपन की थी ब्रैकेट, इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं। इसके बाद गेट सीएच लगाना है, लगाएं, नहीं लगाना आपकी मर्जी है। और इसके बाद मेन की जो ब्रैकेट है ना, जो मेन की आपने ओपन किया था डेलिमिटर, उसको यहाँ पे क्लोज करें। और ये आपका प्रोग्राम वोवेल वाला हो गया है, ठीक है। इधर गेट सीएच लगाना चाहते हैं, गेट सीएच लगा दें, सही है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। ये आपका ये वाला प्रोग्राम भी हो गया है, ये देखिए ना, इन्होंने सारे केसेस डिस्कस किए, ये सारे केसेस, और उसके बाद एंड में कह दिया इट इज अ वोवेल या वोवेल कैरेक्टर, और ब्रेक लगा दिया, और डिफॉल्ट में इट इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये आपने इसको प्रोग्राम सी लैंग्वेज में, उसमें टर्बो सी पे रन भी करके देखना है। नेक्स्ट आ जाए, अब ये प्रोग्राम आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसमें क्या है, ये कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को इनपुट करें, उसके पॉइंट्स, और फिर डिटरमिन करें कि ये किस क्वाड्रेंट में लाए करता है। क्वाड्रेंट आपको पता है ना, मैथ्स में आपने किए होंगे कि ये यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, सही है। आपने एक्स और वाई की वैल्यू इनपुट करा ली। अगर एक्स पॉजिटिव हो और वाई पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव को हम कैसे करते हैं कि अगर x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर x इज लेस देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। इफ x इज लेस देन जीरो, y इज लेस देन जीरो, थर्ड क्वाड्रेंट है। और इफ x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज लेस देन जीरो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये आपने एक प्रोग्राम लिखना है। इन्होंने ये प्रोग्राम कैसे किया हुआ है, इन्होंने ये प्रोग्राम किया हुआ है इफ एल्स इफ के जरिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक दफा ये कंडीशंस दोबारा से बता देती हूँ। हाँ जी, क्या था प्रोग्राम कि ये आपका ग्राफ है, ये जीरो होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पे x है, ये x, ये y और ये y एक्सिस है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंडीशन कैसे लगेगी, इफ x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसे ही है ना, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कंडीशन क्या है, x इज लेस देन जीरो, x माइनस है ना, नेगेटिव है ना, लेस देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन है, x इज लेस देन जीरो, y इज लेस देन जीरो। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज लेस देन जीरो। ये प्रोग्राम कोड हुआ है बुक में, आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन पहले खुद करने की कोशिश करिएगा। कंडीशंस आपको बता दी हैं, लॉजिक आपको समझ आ गई, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये असाइनमेंट है आपकी, ठीक है। ये सारे कोड्स आपने पहले खुद करने हैं, उसके बाद आपने इसको टैली करना है पीएम सीरीज की बुक से, ठीक है। उसके अंदर सारों के सॉल्यूशन मौजूद है। ये सारे कोड कुछ इफ स्टेटमेंट के हैं, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट के हैं, कुछ इफ एल्स इफ के हैं, इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट के हैं। ये सारे कोड्स वो वाले हैं, ठीक है। इन कोड्स की स्टेटमेंट है, ये कोड्स आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं और इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट बयान करें, डिफाइन करें,
तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले उसको डिफाइन करना है, फिर आपने उसका जो है ना स्ट्रक्चर देना है, फिर आपने उसका फ्लो चार्ट बनाना है, और फिर उसके बाद उसकी एक एग्जांपल कोई दे देनी है। इस तरह आपका एक जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, ये जो सॉल्व असाइनमेंट है, ये सारी पीएम सीरीज में सब कुछ सॉल्व हुआ है इस बुक में, आप वहां से भी इसको पहले आपने खुद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको अपने प्रोग्राम्स को टैली कर लेना है बुक के साथ। सही है, चले आज अब नेक्स्ट हम लूप कंस्ट्रक्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अब इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।